डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का जो है राजनीतिक विज्ञान का लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और वो भी आपका टॉप 5 प्रश्न होगा। यह आपका वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले मैं आपको 8 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं और सभी वीडियो में 5-5 प्रश्न बताया हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देख सकते हैं। हर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अपने आप को धक्का देकर स्वयं आगे बढ़ाएं। अपने आप को धक्का देकर स्वयं आगे बढ़ें, क्योंकि कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा। यदि अच्छे मार्क्स आपको चाहिए तो मेहनत तो आप ही को करने होंगे। मैं आपको सही मार्गदर्शन दे सकता हूं, ऐसे प्रश्न बता सकता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आएंगे यही आपके प्रश्न एग्जाम में, लेकिन लिखना तो आपको पड़ेगा, मेहनत तो आपको करने पड़ेंगे। सो लिखकर पढ़िए, क्योंकि लिखकर पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होता है। चलते हैं आज के सेशन की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और यह आपका पार्ट 9 है। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है? संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है? संविधान एवं संविधानवाद में निम्नलिखित अंतर है। क्या है, देखते हैं। संविधान किसी भी राष्ट्र का संचालन करने के लिए एक दस्तावेज या लिखित ढांचा तैयार किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। यानी कोई दस्तावेज में जो नियमें होती है ना, लिखी हुई, जिसे हम और आप पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 17 जो है आपका, वह आपका छुआछूत अस्पृश्यता का अंत है। तो यह कहाँ है? संविधान में लिखित है। तो यह आपका हो गया संविधान, जो एक लिखित दस्तावेज होता है, तैयार किया जाता है। एक है आपका संविधानवाद, लिखित दस्तावेज या ढांचे के नियमों को सर्वोच्च मानकर बस उसी के अनुसार देश का संचालन करना संविधानवाद कहलाता है। यानी वैसे नियम जिसमें परिवर्तन ना हो, जो लिखा गया है बस उसी बात पर चले हुआ, तो वह क्या हो गया? संविधानवाद। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समस्याएं आती हैं तो उसमें संशोधन होता है। जैसा कि आपने देखा है, लगातार जो है कोई परिवर्तन होता है हमारे यहाँ, तो उसमें जो है संविधान में परिवर्तन होते रहता है, कानून बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है, तो वो होती है संविधान। लेकिन जो संशोधन ना हो, संचालन उसी के अनुसार हुआ हो, वह हो गया आपका संविधानवाद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्ति का वर्णन करें। राष्ट्रपति के पास कौन सा ऐसा मुख्य शक्ति है जो अदर नहीं है? तो उनके पास 3 शक्ति ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति को साधारण काल की शक्तियों के अलावा आपातकालीन शक्तियां भी दी गई है, जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित हैं। अब हम तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन लगा देती है देश में। किस कारणों से लगता है 352 में? अगर कोई युद्ध होता है, तो बाहरी कोई देश आक्रमण कर दे, या फिर अपने देश के अंदर किसी मैटर को लेकर आंतरिक विद्रोह हो जाए, जैसे धर्म के नाम पर, इन सब से, तो इसमें लगा दिया जाता है आपका आर्टिकल 352। क्लियर है? नेक्स्ट, अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य में कानूनी व्यवस्था खराब हो गई है या संविधान के अनुसार राज्य नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देती है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है किसी भी राज्य में, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी, वहां संविधान के जो लिखित नियमों हैं, उस नियमों का उल्लंघन हो रहा है और वहां कानूनी व्यवस्था खराब हो गई है, रहन सहन ढांचा बदल गया है,
तो उस स्थिति में जो है 356 धारा जो है लगाएगी कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 360। जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, मालूम चल जाता है कि देश में ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें परिणाम स्वरूप भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता संकट में, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि पैसों की स्थिति वह डगमगा गई है, खराब हो गई है, इस स्थिति में वह वित्तीय आपात घोषणा करती है। कितना के तहत? धारा 360 के तहत। ऐसे प्रश्न जो है बड़े बड़े एग्जाम में बीपीएससी यूपीएससी तक पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो ये था आपका राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण शक्ति। तो आपसे यह लॉन्ग में पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। शॉर्ट में पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से आप इतना लिख सकते हैं शॉर्ट में कि धारा 352 56 60 है, लेकिन आपको लॉन्ग पूछेगा तो सभी का विस्तार लिखना अनिवार्य है। अब कुछ संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ते हैं, स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। यह आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन, जनगण मन किसने रचा? तो रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अंगीकृत कर दिया गया। यहां से एक बात मैं और बताता हूं, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला है ना, वो भी दिया है कौन? तो वो दिए हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, यानी जो आपका देश का, हमारे देश का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये जो है वह कब अपनाई गई? तो यह भी आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यहां भी देखिए, यह भी 24 जनवरी 1950 और यह भी 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में, शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। यानी हमारे देश में जो अशोक स्तंभ चिन्ह है, आप पुराना एक के सिक्का पर भी देख सकते हैं इसको। यह कहाँ है? तो सारनाथ में। इसको भी जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। राष्ट्रीय पंचांग जिसको आप शक संवत पर आधारित है यह माना जाता है, तो वह आपका शक संवत जो है कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। इतने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? 1978 में जनता की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में, याद रखिए इन्हीं की अध्यक्षता में बना एक आयोग का गठन किया गया जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, कोई भी कमेटी बनता है तो जिनकी अध्यक्षता में बनता है उन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे डीएस कुठारी सदन, जैसे नानावती आयोग, उनका नाम होता है और नाम पर ही जो है वो कमेटी जो है निर्धारित हो जाती है। तो यह आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। अब क्या था इसमें, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इस आयोग का वादा था पिछड़े वर्ग, यानी जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड कंडीशन, बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग की पहचान करना, इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना कि उनका समाज में रहन सहन कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, शिक्षा में कहाँ तक उनकी है स्थिति सुधरी है या फिर कमी है, इन चीज़ों का पता लगाना और इन वर्गों की स्थिति में सुधार लाना। यह तो ये था मंडल आयोग, जो कि पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बनाया गया था। आपका ऑब्जेक्टिव भी निकल गया, किसके लिए? तो पिछड़े वर्गों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए लाया गया था, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए। थोड़ा और देख लेते हैं मंडल आयोग की दास्तान कैसे तैयार हुई, यह आपका है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। कैसे कैसे मंडल आयोग में काम हुई। जैसे 20 दिसंबर 1978 को जो है मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन हुआ। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि मंडल आयोग कब आया, ठीक है, तो किसकी सरकार में आया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार में। एक और प्रश्न निकल गया, तो इसको आप विस्तार से जो है पढ़ लेंगे
यह आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सोल्व करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? आप जानते हैं कि कांग्रेस का दबदबा कई सदियों तक चला है, यानी कि कई सालों तक चला है। जब से हमारा देश का संविधान तैयार हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल शासन किया, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने की, कितने शासक उन्होंने किया है, तो उनका प्रभुत्व क्या रहा है, दबदबा क्या रहा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कांग्रेस प्रभुत्व का तात्पर्य आजादी के बाद से 1967 तक केंद्र व प्रांतों में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। कांग्रेस प्रभुत्व का प्रमुख कारण विपक्षी दलों को एकता का अभाव होना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी। इसका कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका काफी सराहनीय थी। कांग्रेस 1952 के आम चुनावों में कुल 486 सीटों में 364 सीटें, देखिए 486 सीटों पर वोटिंग हुआ और कितना मिलता था, 364। इतना प्रभुत्व था कांग्रेस का। लेकिन अभी किसकी शासन है? बीजेपी की शासन है, हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन है। तो कितना उस समय चुनाव में क्या हुआ, थोड़ा सा हम तस्वीर के माध्यम से देखते हैं। देखिए, इससे आपको उस समय की बातें मालूम चलेगी। पहला जो चुनाव हुआ था उसमें 489 सीट पर हुआ था, अभी मैंने आपको बताया 364 जो है प्राप्त किया। अब दूसरा बार जब चुनाव हुआ था 494 सीट पर हुई थी और 371 अकेले कौन लाया था? कांग्रेस। तीसरा चुनाव जो हुआ था उसमें 494 सीट पे हुआ था और 361 जो है सीट आया था कांग्रेस को। इतना प्रभुत्व उस समय था। नेक्स्ट, एक ध्रुवीय विश्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। शीत युद्ध के समय दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच शक्ति का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो उसे हम एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक ध्रुवीय विश्व कहने का मतलब है पूरी दुनिया में एक विश्व में जो है एक देश का दबदबा होना। आप जब पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की समय के बाद, यानी कि 19वीं सदी में, यानी 1920-30 के दशक की बात करेंगे, तो इकलौता देश था उस समय अमेरिका जो सबसे आगे, और आज भी आधुनिक युग में 2022 चल रहा है, आज भी जो है अमेरिका पूंजीपति देशों में सबसे आगे है, विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। हाँ, दबदबा नहीं कह सकते हैं। हर व्यक्ति को आज जो है समाज जो है रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर आगे बढ़ गया। हम लोग भी विकासशील देश में हैं, विकास कर रहे हैं लगातार, है ना, पूंजीपति देश में नहीं आते हैं, फिर भी हम लोगों को कोई दबा तो नहीं रहा है। तो एक ध्रुवीय विश्व कहने का मतलब हुआ जहां एक का जो है दबदबा बना रहे, जो कि उस समय अमेरिका का था, है ना। दूसरे स्थान पर उस समय सोवियत संघ रूस था, सोवियत संघ जो है वह राज करता था। तो वो हुआ एक ध्रुवीय विश्व, जहां एक जो है दुनिया में महाशक्ति के बनकर उभरता हो, राज करता हो। तो वहां कौन था? अमेरिका। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न बताया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बताया, ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स ला सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।